अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। आप तमाम लोगों को शो में वेलकम करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुईज़ एंड साद। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। मुईज़ एंड साद, आप दोनों को मैं वेलकम करता हूं और समझते हैं इस हफ्ते की मार्केट किस तरह की रही। इस हफ्ते में जो डेवलपमेंट्स हुई, जो न्यूज़ आई, इंटरेस्ट रेट, रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग, तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं मुईज़ से। मुईज़, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ओवरऑल हमने मार्केट को मंडे को देखा, 580 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई। मारी का भी रिजल्ट आया, फिर हमने एफएफसी के रिजल्ट को देखा। आपने शो में भी बताया था कि स्प्लिट एक्सपेक्टेड था, वो नहीं हुआ। अर्निंग्स भी कुछ डिक्लाइन की तरफ थी। इसके अलावा भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स में एफएफएल, आईएसएल, साजियो की अर्निंग्स आई। किस तरह इस वीक की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप देखते हैं और रिजल्ट्स को किस तरह देखते हैं? देखिए, वीकली परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उतनी ख़ास नहीं रही है और हमने देखा कि बहुत सारे मसले एक साथ चल रहे थे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। आपने देखा कि मंडे वाले दिन पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी क्योंकि जो फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग हुई थी वो बहुत तगड़ी क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, एफएफसी अपर कैप लगा था और उसके बाद मंडे की ओपनिंग भी बहुत ही शानदार रही। लेकिन उसके बाद क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर रूमर्स पहले से घूमना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि 0.5% इंटरेस्ट रेट कम होंगे, 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन वो कम नहीं हुए और हर जगह रूमर्स फैल गए थे, तो इस वजह से मार्केट के अंदर हमने देखा कि शार्प डिक्लाइन आया था मंडे वाले दिन ही और उसके बाद फिर नेगेटिव क्लोजिंग 580 पॉइंट। उसके बाद अगले दिन क्योंकि फिर मॉनेटरी पॉलिसी आ गई अनचेंज की और फिर अगले दिन भी वही मोमेंटम कंटिन्यू रहा, 380 पॉइंट माइनस रही। उसके बाद फिर एक और दिन माइनस, क्योंकि रिजल्ट्स भी जो हैं वो कंपैरेटिवली इतने खास नहीं देखे जा रहे मार्केट के अंदर। और फिर कल का दिन आप सबके सामने है, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को जो है वो अपर कैप लगा था जो शेयर एफएफसी, और वो जो है वो कल लोअर लॉक लगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के ऊपर मार्केट चलती है, फ्यूचर के ऊपर मार्केट चलती है। तो पहले एक्सपेक्टेड था कि स्प्लिट अनाउंस करेगा और बहुत सारे रूमर्स घूम रहे थे मार्केट के अंदर कि फेरॉन ग्रुप जो पूरा है, जिसके अंदर अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स वो आते हैं, उनको एक्वायर करने की भी बातें चल रही थी एफएफसी की तरफ से। ये यूएई की इन्वेस्टमेंट एफएफसी या फौजी फाउंडेशन के अंदर आने वाली है। तो ये सारे रूमर्स थे जिस वजह से उस दिन अपर कैप लगा था, लेकिन फिर कल सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि रिजल्ट के अंदर कोई खास स्प्लिट या बोनस अनाउंस नहीं किया। डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस थी 12 से 13 रुपए, 15 रुपए भी कुछ लोगों ने वीडियो में कहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8.5 रुपए क्वार्टर का ईयर एंड का डिविडेंड दिया, जो कि पूरे साल के अंदर 37 रुपए का डिविडेंड बनता है। और अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ देखी गई है 12% की। अर्निंग्स ओवरऑल अच्छी रही हैं, लेकिन एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया मार्केट के अंदर एफएफसी का, और इसी वजह से हमने देखा कि लोअर लॉक लगा और अच्छा खासा वॉल्यूम इंडिविजुअल्स ने भी माल लिया है, म्यूचुअल फंड ने भी माल लिया है एफएफसी का लोअर लॉक के ऊपर। तो इस वजह से मार्केट ओवरऑल कल खराब हो गई और ऑब्वियसली 2000 पॉइंट एफएफसी के माइनस हुए, साथ में ईरान और अमेरिका का भी थोड़ा प्रेशर रहा मार्केट के ऊपर। तो सारी चीज़ें कल के दिन एक साथ निकल गई और अब लगता है कि मार्केट आज सेटल हो गई। कल का प्रेशर भी अब्सॉर्ब हो गया, एफएफसी का जो प्रेशर था इवन एफएफसी के शेयर के अंदर, तो वो भी आज अब्सॉर्ब हो गया। कल की क्लोजिंग आई थी 597 रुपए पर आई थी और आज 579 का लो लगाकर 590 रुपए के अराउंड क्लोज हो गया, यानी कि लो के पास अपने क्लोज नहीं हुआ। अच्छी क्लोजिंग आई है एफएफसी की और पूरी मार्केट की भी। तो अब लगता है कि अब आने वाला जो वीक है वो भी, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट के ऊपर ही बेस करेगा कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि एफएफसी हेवी वेटेड था, तो इस वजह से अच्छा इंपैक्ट आया मार्केट के ऊपर। इक्विटी के साथ मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं एक सवाल ज़रा मुझसे कंटिन्यू करूँगा, फिर आपकी तरफ इंटरेस्ट रेट और सीआरआर के ऊपर जो हमारे पास खबर आई थी, मैं वो भी आपसे पूछूँगा। मुइज़, आपने बात की एफएफसी हेवी वेटेज है, बिल्कुल हेवी वेटेज है, इंडेक्स में बड़े पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो अपर साइड पर हो या लोअर साइड पर हो। जब आप ये बात करते हैं कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आए, तो ये तो हम एक समझ सकते हैं कि क्वार्टर की अर्निंग कम हो गई या ईयर ऑन ईयर हुँ, हुँ। शायद उस तरह की ग्रोथ नहीं आई, फर्टिलाइज़र सेक्टर में या पार्टिकुलरली एफएफसी की। हाउएवर, जब हम ये बात करते हैं कि मार्केट में र्यूमर्स चल रही है, तो कंपनी उन र्यूमर्स को डीबंक क्यों नहीं करती? कंपनी वेट क्यों करती है अंटिल उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएँ, शेयर खरीद लें और उसके बाद पता चलता है कि वो र्यूमर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसको कंपनी का काम नहीं होता कि कंपनी स्टार्ट होते ही उसको डीबंक करे ताकि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो बड़ी सस्टेनेबल रहें, रादर देन कि उस शेयर को पंप कर दिया जाए। देखिए, मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है ना, वो मेनली होती ही रूमर पर। आपने कहा कि कंपनी डीबग कर सकती है, कंपनी की बात होते हैं, लेकिन नोबडी नोज़, क्योंकि कंपनी भी क्या पता फ्यूचर में अनाउंस कर दे, तो कंपनी मना नहीं कर सकती। कभी भी कोई भी चीज़ रूमर चल रही होती है, तो वो कंपनी के पास आती है लास्ट में, क्योंकि आपकी कंपनी की अगर कोई चीज़ बाहर आवाम के हाथों में चल रही है, तो आपको पता चलता है, लेकिन कंपनी नहीं करती। क्या पता कंपनी फ्यूचर में प्लान हो, कंपनी क्लियर नहीं करना चाह रही हो और 1 हफ्ते का वेट नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे, जिन्होंने इस रूमर के अंदर बाय नहीं भी किया होगा, वो वेट कर रहे होंगे कि क्लियर पिक्चर आए, रिजल्ट आ जाए, जब सारी चीज़ें सामने आएँगी तो फिर बाय करेंगे। तो ये वजह होती है और गैम्बलिंग भी इसी का नाम होती है कि ऊपर-नीचे रूमर, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज़। तो यही वाली सिचुएशन थी। फेयर इनफ। साथ में आपकी तरफ आऊँगा। इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को कि प्रोबेबली 50 बेसिस पॉइंट से कम हो जाए, लेकिन वो हमने देखा कि नहीं हुए। हाउएवर, इंटरेस्ट रेट का तो जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट था, लेकिन सीआरआर जो है वो थोड़ा लोअर साइड पर कर दिया गया लिक्विडिटी बेहतर करने के लिए। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें व्हाट एक्जेक्टली सीआरआर और कितना इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए?
जी। सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से मार्केट जो है मंडे को जब उसका ओपन हुआ तो एक बुलिश ट्रेंड में वो ओपन हुई, क्योंकि एक रीजन कॉर्पोरेट अर्निंग्स और दूसरे जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो एक्सपेक्टेड था कि कम हो जाएंगे। वैसे ऑल टुगेदर देखा जाए तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो 350 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रही थी कि कम हो, ताकि बिजनेस करने की ईज हो सके। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका ये कहना है साढ़े कि जो तीन सौ बेसिस पॉइंट्स आपने बोला? यस, 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 अच्छा। जी, 350 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रही थी बिजनेस कम्युनिटी के कम हो जाएंगे, और उसकी रीजन ये है कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, हाई टैरिफ्स है, एनर्जी टैरिफ्स है, मैन्युफैक्चरर्स को भी जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, इसकी वजह से इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि होगा। लेकिन जो मिनिमम भी था वो जो बेसिस पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट 100 टू 150 बेसिस पॉइंट्स पे अगर कम हो जाते तो देखा जा सकता था कि उस पे कितनी फाइनेंसिंग बेहतर होती है स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस को भी। लेकिन ना करने की एक रीजन ये भी है कि स्टेट बैंक को लगता है कि अभी हमारी ग्रोथ फोरकास्ट जो अच्छी है 3.75 टू 4.75% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट की दूसरी साइड पे रिफॉर्म्स लाने के लिए, ईज करने के लिए जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है बैंक्स की वो कम कर दी गई है। पहले 6% थी, अब 5% कर दी गई है, और इसकी एक जो मेजर कोर रीजन है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अच्छा, थोड़ा-सा ये जो आप सीआरआर के ऊपर बात बता रहे हैं, कम कर दी गई, तो ये इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, ये होता क्या है? ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो समझ सके कि सीआरआर की ज़रूरत क्या थी? आज से पहले बहुत बार हमने ये बात नहीं देखी, मॉनेटरी पॉलिसी को हम जब देखते हैं तो हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देखते हैं, लेकिन इस बार पॉलिसी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हम सीआरआर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरी है ये? कितना ज़रूरी है? लिक्विडिटी किस तरह बैंकिंग में बेहतर होगी? थोड़ा-सा इसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, मैं आपको ऐड करता हूँ। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होती है वो मिनिमम कैश रिजर्व होता है जो बैंक्स को अपने पास रखना होता है अदर देन द लेंडिंग। लेकिन इसकी भी जो 6% से 5% लाने की एक रीजन ये थी कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि इसको ईज किया जा सके, ताकि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट है उसको बढ़ाया जा सके। और अभी अगर हम देखें तो फिस्कल ईयर 26 के टिल जनवरी 9 हमने ये चीज नोटिस किया कि 578 बिलियन का जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है वो एक्सपैंड हो गया। न्यू बिजनेसेस को, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस के पास ज्यादा ईज हो जाती है फाइनेंसिंग, क्योंकि रिजर्व उनका कम हो जाता है, बैंक्स का वो अपना रिजर्व कम रखते हैं, जिसकी वजह से वो बैंक्स जो हैं वो लेंडिंग ज्यादा कर सकते हैं, तो इससे प्राइवेट सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, हेल्प होती है उनको टू एक्सपैंड। बिल्कुल ठीक है। साथ इसके अलावा हमारे पास कौन-सी डेवलपमेंट्स रही हैं इस हफ्ते में जिसमें आपको लगा है कि मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया है? एंड फॉर द कमिंग वीक कौन-कौन सी खबरें होंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी? मेंशनिंग वेरी स्पेसिफिकली यूएस वर्सेस ईरान। देखें, ग्लोबल इम्पैक्ट की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यूएस और ईरान की जो टेंशन्स हैं उसमें पाकिस्तान पे भी उसका एक इम्पैक्ट तो है, और फाइनेंशियल मार्केट्स तो होती हैं वो तो सबसे पहले उस चीज़ का इम्पैक्ट लेती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है ईरान के साथ 600 किलोमीटर्स का एक सेंसिटिव बॉर्डर शेयर करता है, और साथ में हमारी अच्छी खासी ट्रेड है तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स की जो हम ईरान के साथ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट हो सकती हैं, और उसकी एक रीज़न ये है कि ऑलरेडी यूएस ने ये कहा हुआ है कि कोई भी ईरान के साथ अगर ट्रेड करेगा तो 25% टैरिफ सैंक्शंस उसके ऊपर लगेंगी, जबकि हम ऑलरेडी 15% के टैरिफ जो है बेयर कर रहे हैं यूएस के साथ। तो जब तक ये चीज़ ईज में नहीं आ जाती, एक तरफ डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान को भी अपना देखना पड़ेगा कि ऑन विच साइड वी आर, ताकि उस हिसाब से हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, बट वी हैव अ डिसीजन टू टेक। यस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं मुनीस आपकी तरफ वापस आऊँगा। लास्ट वीक हमने कंपनीज़ शेयर की थी कुछ, जिसमें वेव्स थी, एफएफएल था और ओबॉय था। अच्छा, आपने उसकी थोड़ी बाइंग रेंज भी बताई थी, लेकिन इन तीनों कंपनीज़ ने कुछ खासा-खास हमें रिटर्न नहीं दिया। वीकली मुझे याद है आपने बोला था कि सिर्फ हम 1 वीक को टारगेट नहीं करेंगे, वीक टू 2 वीक्स ले सकती हैं, टाइम ले सकती हैं। तो क्या जो आपने लास्ट वीक डिस्कस किया था, क्या वो चीज़ अभी भी इंटैक्ट है या स्ट्रैटेजी में कुछ शिफ्ट आया है? देखिए शेयर्स स्टिल वो अच्छे ही हैं क्योंकि फंडामेंटल्स कोई चेंज नहीं हुए और आपको मार्केट की भी पता है क्योंकि मार्केट के ऊपर भी देखा जाता है मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है ऑब्वियसली मार्केट सीधी होगी तो फिर शेयर परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है ये इंटैक्ट ही रहने चाहिए और इंटैक्ट ही रहेंगे क्योंकि आने वाला हफ्ता क्योंकि क्लोजिंग अच्छी आई है और रिजल्ट भी मुझे लगता है कि आने वाले वीक थोड़े कुछ बेहतर हो जाएं क्योंकि एफएफसी की जो मेन टेंशन थी जैसे सारी ईरान और अमेरिका सारी चीज़ें निकल गई कल तो मुझे लगता है मार्केट सीधी हो गई तो इनको आप बिल्कुल स्टिल ये कॉल जो है वो इंटैक्ट रहेंगी फॉर द नेक्स्ट वीक तो मुझे लगता है कि टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एफएफएल की मैं स्पेसिफिकली बात करूँगा क्योंकि हमारे पास जो वेव्स और ओबॉय है, उसकी तो जो हमारी बाइंग प्राइस थी, उसके करीब-करीब ही मोर और लेस थोड़ा-थोड़ा नीचे उसके करीब-करीब ही रही शेयर्स प्राइस का।
हाउएवर जो हमारे पास एफएफएल था वो थोड़ा सा नीचे हमने देखा लास्ट वीक से, तो क्या अभी उसको एवरेज आउट करना चाहिए जिन लोगों ने खरीदा हुआ है, या क्या स्ट्रैटेजी होगी? नहीं, एफएफएल को रखें, ऐसे ही रखें। अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो मसला नहीं है, होल्ड करेंगे। इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है कि एक तो ग्रुप बहुत अच्छा है, सॉलिड ग्रुप है, और कल ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर जो आया है वो कल ही आया। कल ₹1 आपने रेट से वो निकल गया, क्योंकि एफएफसी के अंदर प्रेशर आया, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इसका प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ है, तो इस वजह से। बाकी कोई भी इसके अंदर ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। इसके इवन अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इसके रेवेन्यूज़ भी अच्छे खासे इंक्रीज में हैं, अर्निंग के अंदर आ चुकी है। पिछले कई सालों से लॉस के अंदर थी, इसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो भी कम हुआ है। तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो इसको आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोगों के मैंने कहा था कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, अपने सवाल भी पूछिएगा, तो आप लोगों के सवाल मेरे पास सामने लिखे हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ शो में वो सवाल लूँ। अच्छा, एक जो ज़ल का सवाल बहुत सारे मैंने बार पढ़ा कि काफ़ी लोगों ने पूछा था, वो हमारी वॉच लिस्ट में नहीं है। हम कोशिश करेंगे उसको एनालाइज़ करके हम नेक्स्ट शो में अगर कवर कर सकें तो हम कर लेंगे। हाउएवर मैं बाकी आप लोगों के सवाल लेता हूँ। मोहम्मद हसन साहब पूछते हैं मुझे साहब कि सीमेंट सेक्टर को अगर आप एनालाइज़ कर दें एज़ अ होल अगर, तो वो बेहतर होगा। हम क्विकली करेंगे ताकि तमाम सवाल कवर हो सके हमारे। देखिए, सीमेंट सेक्टर में सबसे बेस्ट जो है वो लकी सीमेंट है, क्योंकि लकी सीमेंट का रिजल्ट भी आ गया है। आप लोगों को पता है जब रिजल्ट सीजन आता है तो रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केट चलती है, रिजल्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट चलते हैं। तो लकी सीमेंट की क्योंकि अर्निंग्स भी इंक्रीज हुई हैं और कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो भी पिछले साल से इंक्रीज्ड है। तो लकी सीमेंट राइट नाउ आप काम करें। लकी सीमेंट के अंदर अगर सीमेंट में काम करना है, या फिर आप मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि पायनियर सीमेंट के अंदर हमने अच्छी खासी ऊपर नीचे देखा था, बहुत तेजी देखी थी। मैपल लीफ के अंदर कोई भी खासा इंपैक्ट नहीं आया, तो मुझे लगता है कि मैपल लीफ भी परफॉर्म कर सकता है। प्लस डीजी खान सीमेंट को भी आप नज़र में रख सकते हैं, क्योंकि पूरा जेको की वजह से पूरा निशात ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, तो थोड़ा-सा इम्पैक्ट मुझे लगता है डीजी खान की तरफ भी 10-15% का गेन आपको आने वाले महीने, डेढ़ महीने के अंदर मिल सकता है। तो मैपल लीफ, डीजी खान और सबसे टॉप पर लकी सीमेंट आप नज़र में रख सकते हैं सीमेंट सेक्टर में। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला मलिक पूछते हैं कि एसएनजीपी जो है वो 2 महीने से 115 से 125 के अराउंड होवर कर रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या एनालाइज़ करके बताएँगे? देखें, एसएनजीपी और एसएसजीसी दोनों रुके हुए हैं ज़माने से। अगर आप देखें ना, पिछले कई टाइम से रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि एसएनजीपी का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर कुछ अगर डिविडेंड वगैरह अच्छा अनाउंस कर दे एसएनजीपी, तो फिर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नहीं तो फिर शेयर ही ऐसा है कि लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं एसएनजीपी को। तो अगर आप रखते भी ठीक है। हैं इसको, तो कुछ ना कुछ आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। मुज़म्मिल हुसैन साहब पूछते हैं कि मुगल का अगर आप एनालिसिस करते हैं। देखिए, मुगल की मैंने अपनी सबसे पहली वाली वीडियो में भी बताया था, हफ्तानामा में, जहाँ तक मुझे याद है। प्लस हम लोग वैसे भी बताते रहते हैं, हमारे टॉप पिक्स में रहता है मुगल। तो मुगल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसके रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं, इसकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं। तो इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से ₹120 का टारगेट ईज़िली निकलता है। तो आप बाय कर सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। नुमान खान साहब पूछते हैं 2 कंपनीज़ का, एचकार का और एवियन का। एवियन मैं साथ से पूछ लेता हूँ, एचकार मुझे आप पहले बता दें, फिर मैं एवियन साथ से पूछता हूँ। देखें, एचकार के एच बारे में आपके कार क्या एच एनालिसिस है? कार की जो गाड़ी है उसका कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा आ गया। बस एक गाड़ी है सिटी, जिसका कोई ख़ास कंपटीशन नहीं है। सिटी का जो दूसरा है वो है यारिस टोयोटा का। तो बस यही 2 कंपनी है, लेकिन इसकी जो मेनली मार्केट थी सिविक वाली, वो सारी अब टूट चुकी है होंडा की। तो मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि अब जब फंडामेंटल चेंज हो जाते हैं किसी कंपनी के, तो फिर आप उससे एग्ज़िट करके किसी अच्छी कंपनी में मूव हो सकते हैं। या फिर अगर आप नॉन शुडिया काम करते हैं, तो हम भी अब बता रहे होते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर कि निषाद चुनिया पावर और निषाद पावर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। अगर तो आप नॉन शुडिया काम कर लेते हैं तो। नहीं तो फिर निषाद मिल आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, अगर इसी सेक्टर के हवाले से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एचकार। लेकिन मुझे लगता है कि एचकार गेन दे सकता है, झटका लगा सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि कोई शेयर नहीं चलता है, ज़माने से रुका हुआ होता है, क्योंकि इसको भी 3 साल हो गए यहाँ पे 350 से लेकर 250 के अराउंड मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा पंप दे सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप एग्ज़िट करके किसी अच्छे शेयर के अंदर मूव कर जाएँ। बिल्कुल ठीक है। साथ एवियन का बताइएगा, एवियन की कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास, कोई रिजल्ट्स हैं, कोई सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग के शेयर्स बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं थोड़ा-सा, और एवियन को किस तरह आप एनालाइज़ करते हैं? एवियन को देखें, अभी इनके पास काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ये ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं, और साथ में इनको $9 मिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी रिसीव हुए हैं, जिसके अंदर ये लोग डिजिटलाइजेशन और एडवांस ऑटोमेशन पे काम करेंगे, जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर भी ये इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे, लाइक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अभी आने वाले रिजल्ट के अंदर देखा जाएगा कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके अंदर उनकी पेमेंट्स उनको रिसीव हुई हैं, उसमें उनका प्रॉफिट कितना हुआ है पता चलेगा, तो फिर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमें एवेंसियन के लिए कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। अभी करंट सिचुएशन देखी जाए तो ऐसा ज़्यादा कैपिटल गेन तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता इससे फॉर नाउ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं जब इसके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे इसके प्रॉफिट्स। बिल्कुल ठीक है। मारी पेट्रोलियम पे मुझे बड़ा सवाल लोगों ने किया है। मारी पेट्रोलियम के रिजल्ट जो हमने देखे, ₹8.3 पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया। अर्निंग्स को किस तरह देखते हैं और शेयर की प्राइस में हमें कोई अपसाइड देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर
पी रेशियो नॉर्मली एंड रिजल्ट्स के बाद कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका 16 से 17 का पी रेशियो का इस वक्त चल रहा है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, जो कि मेरे हिसाब से महंगा है। लेकिन क्योंकि एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है, अर्निंग्स वाली है, पे आउट करने वाली कंपनी है और लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, प्लस रेकोडिक माइनिंग के अंदर भी ये आ रहा है, तो इस वजह से इसकी जो प्राइस है ये वाली जस्टिफाइड है, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट, इवन शेयर्स भी फ्यूचर के ऊपर चलते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के ऊपर चलते हैं। तो इस वक्त अगर आप लॉन्गर टर्म होल्डर हैं, मतलब आपको 5 साल का आपका माइंड है, तो फिर आप इसको स्लो स्लो जमा कर सकते हैं माड़ी को, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉन्गर टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद खान साहब एलसीए और आईएसएल का पूछते हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी आएंगे तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एलसीआई का पहले मैं डिस्कस कर लूँ। लकी कोर इंडस्ट्रीज बहुत ही सॉलिड शेयर है, इन्वेस्टमेंट वाला। पहले इसको आईसीआई के नाम से लोग जानते थे, लेकिन अब जो है वो लकी कोर इंडस्ट्रीज हो गया, लकी वालों ने एक्वायर कर लिया। शेयर तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा नीचे आ सकता है कि टैक्सेशन वगैरह की बातचीत चल रही है इसके ऊपर, और इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी कम हुए हैं इस बार, और आने वाले क्वार्टर में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन अगर लॉन्गर रन में देखा जाए तो लकी कोर इंडस्ट्रीज भी अच्छा है। और आईएसएल की बात की तो आईएसएल का रिजल्ट बहुत अच्छा है इस बार। ₹2.5 की अर्निंग, ₹2.5 के करीब की अर्निंग आई है इसकी क्वार्टरली, और ₹2 का डिविडेंड भी दिया, तो आईएसएल भी अच्छा है। लेकिन अगर ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं तो मुगल मैं प्रेफर करूंगा स्टील सेक्टर में से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राजेश त्याग साहब पूछते हैं बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल जो है वो आउटलुक बता दें 2026 में कि किस तरह आपको नजर आता है, क्योंकि अब हम इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ एंड देन सीआरआर एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर एंड टू मेंशन वेरी स्पेसिफिकली हमारा बैंकिंग सेक्टर पे आउट भी कर रहा है। 2026 में किस तरह का आउटलुक दिखता है? मुझे अच्छा लगता है बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है। एक तो सेक्टर की मुल्क चलता है, मईशत को जो फोर्स करता है ऊपर की तरफ, वो बैंकिंग सेक्टर ही करता है, और सीआरआर कम होने से बेनिफिट सीधा-सीधा बैंकिंग सेक्टर को ही मिलना है। और मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि अगर इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं तो भी कोई प्रेशर नहीं आएगा, बिज़नेस उल्टा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि अर्निंग्स भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करें। तो मुझे लगता है कि अगर 10-15 के पी 10-11 के पी पे भी अगर बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स चले जाते हैं, तो स्टिल यहाँ से स्टॉक मार्केट के भी केसी 100 इंडेक्स के भी 10 से 15 हज़ार पॉइंट खींच सकते हैं, और मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले साल के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ठीक है। स्टील में हमारे पास बीको स्टील का भी एक सवाल आया है, ऑल्दो आपने अपनी पिक भी बताई कि मुगल जो है आपको अट्रैक्टिव लगता है इन द स्टील सेक्टर। हाउएवर बीको के फंडामेंटल्स किस तरह के हैं? बीको देखें, नई कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल वाइज रेट हम देखें तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले अगर बिफोर द स्प्लिट अगर हम देख रहे थे तो ₹20, ₹25, ₹30 तक भी मुझे लगता था कि बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद स्प्लिट हुआ, ₹6 का अब चल रहा है, यानी कि ₹60 बनता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसमें बाइंग की जाए। थोड़ा अगर आपको नीचे मिले तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑल्दो इसके अंदर प्राइस की आपको मूवमेंट मिल सकती है ऊपर साइड पर, क्योंकि ₹8 ₹9 तक गया था, वहाँ से ₹6 आया, तो 50% करेक्शन ले चुका है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इन्वेस्टर्स के लिए कि इसको लें। ख्वाजा मुइन साहब पूछते हैं ई कॉप जो है वो किस तरह का नजर आता है आपको? इको फंडामेंटल तो बैंक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चल नहीं रहा बिल्कुल भी, रुका हुआ है। तो फंडामेंटल कल बहुत चलने अच्छे के हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे पास। यार लॉन्गर रन के अंदर शेयर चल जाएगा ये, क्योंकि इसकी अर्निंग्स अच्छी हैं। इसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इसके अच्छे हैं। जो जिस जिस कंपनी को माल सप्लाई करता है वो भी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी, नेस्ले को भी इसके अपने प्रोडक्ट देता है। तो कंपनी इसके पास अच्छी है, क्लाइंटेल इसका अच्छा है, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, अर्निंग्स इसकी अच्छी हैं, लेकिन राइट नाउ परफॉर्म नहीं कर रहा, फँसा हुआ है शेयर, सून चलना शुरू हो जाएगा। दो सवाल क्विकली कवर कर लेते हैं तो हमारी ऑडियंस के जो मेजर सवाल थे मैंने कोशिश की कि सबके सवाल ले सकूं। आरपीएल का एक सवाल आया है कि 6 साल से आरपीएल रखा हुआ है, 30% लॉस में है, प्लीज गाइड मी अबाउट इट। अब आप शाबाशी देनी चाहिए आपको कि जो है आपने इतने टाइम से होल्ड किया हुआ है ऐसा शेयर जिसका नाम भी खराब है मार्केट के अंदर, तो बेहतर है आप एग्जिट कर जाएं, क्योंकि इसी रेट के अराउंड के आपको बहुत सारे अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आप ट्रेडिंग करके ही पैसा बना सकते हैं, या फिर अगर होल्ड भी करते हैं तो भी आपको उनके अंदर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि इसी रेट का आसपास का ही है लोड्स लिमिटेड, तो मुझे लगता है लोड्स अच्छा गेंद दे जाएगा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर, या फिर एफएफएल के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, ग्रुप भी अच्छा है। तो ये दो शेयर्स हैं जो आप स्विच कर सकते हैं रोशन पैकेजेस से। जबरदस्त। एक लास्ट सवाल है हमारे पास कि 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट अगर करनी हो तो आप क्या पोर्टफोलियो बना के देंगे फॉर 5 इयर्स? देखिए 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फार्मा सेक्टर चुन लेंगे। फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे टॉप पर आता है गैलेक्सो। अगर आपको लॉन्गर टर्म के लिए चाहिए तो गैलेक्सो आप लेके रखें, ठीक है। उसके बाद ऑयल सेक्टर के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो ओजीडीसी सबसे बेस्ट है। ओजीडीसी क्योंकि सर्कुलर डेट का भी मसला इसका आहिस्ता आहिस्ता हल हो रहा है, गवर्नमेंट भी फोकस्ड है, तो ओजीडीसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 हो गए स्क्रिप्ट। इसके बाद तीसरे के अंदर हम रिफाइनरी से चुनेंगे, जिसके अंदर आता है अटक रिफाइनरी। में बहुत पहले 650-700 पे लोगों को बोलता रहा कि ले लें ले लें, लेकिन खैर अब तो 850 के करीब, ₹900 के करीब चले गया है। लेकिन स्टिल क्योंकि उसकी बुक वैल्यू ₹1400 है और एक्वायर की बातें चल रही हैं, और अगर कोई कंपनी इसको एक्वायर करने जाती है तो ₹1400-1500 का रेट इसका इजीली हो सकता है, यानी कि
50% की अपसाइड है लॉन्गर रन के अंदर इजीली। तो ये 3 शेयर हो गए। इसके बाद हम आ जाएंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर सबसे टॉप पर है लकी सीमेंट, फिर टेक्सटाइल के अंदर निशात मिल। तो टोटल 5 स्क्रिप्ट हो गए। 4 मिलियन को अगर आप 5 स्क्रिप्ट के अंदर डिवाइड करते हैं लॉन्गर रन के अंदर, तो बहुत अच्छा गेन प्लस डिविडेंड आपको मिल जाएंगे। जबरदस्त। साथ में आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा, मैंने कोशिश की कि मैं तमाम लोगों के सवाल कर सकूं। अगेन आप लोग इंशाल्लाह इस एपिसोड को भी देखिएगा तो अपने सवाल जरूर डालिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। साथ फौजी सीमेंट और कोट अद्दू पावर जो है वो अटक सीमेंट के जो है उसका स्टेक एक्वायर कर रहे हैं कुछ अराउंड 84% के करीब। क्या खबर है, कितना इम्पैक्ट कर सकता है ये अटक सीमेंट को या ओवरऑल फौजी सीमेंट की शेयर्स? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज ही खबर आई है, फौजी सीमेंट है और कोट अडू पावर कंपनी है, ये दोनों जो हैं एक परचेज एग्रीमेंट में जा रहे हैं जिसमें ये स्टेक्स लेंगे अटक सीमेंट के अंदर 42% ईच के ये एक्वायर करेंगे ये इसको। और इससे जो ऑफ कोर्स कंपनी की अपनी जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो भी बढ़ेंगी, ग्रुप ऑल टुगेदर स्ट्रांग हो जाएगा जब साथ दो स्ट्रांग ग्रुप्स कनेक्ट होंगे। तो ये अच्छी फोरकास्ट है कंपनी के लिए कि अगर दो ग्रुप स्ट्रांग हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं साथ, तो अच्छी फोरकास्ट देखी जा सकती है इस कंपनी के लिए। बिल्कुल। साथ हमारे पास अब कोई मैक्रोस के नंबर्स, कोई एक्सपोर्ट के नंबर्स या कोई एसएच न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। हम ईरान को इसको तो कवर कर चुके हैं, बट इसके अलावा इस पे हमें नजर रखनी हो और कमिंग वीक में दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट, उसको जरा डिस्कस कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो जी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, वो 13 मिलियन मजीद बढ़ गए हैं और 16.1 बिलियन के हो चुके हैं, और ये सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। और साथ में जो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं ऑलमोस्ट $35 बिलियन के। इसके साथ साथ हमारे पास जो एक और खबर है वो ये है कि जो पीएम है उन्होंने पावर टैरिफ कट्स में अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट फाइनेंस रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाएगा इंडस्ट्रीज को, और साथ में ये प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट $60 बिलियन की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट की गई हैं अगले 4 साल के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज के अंदर भी चेंज लेके आया जा रहा है। और स्पेशली जैसे हमने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात भी की, ये सारी इस तरह के मेजरमेंट्स ली जा रही हैं जिससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके और ऑल टुगेदर एक ईज ऑफ बिजनेस जो है वो प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास कमोडिटीज हैं हमने उनको बड़ा रैपिडली देखा। गोल्ड सिल्वर को हमने एक रैली करते हुए भी देखा, आज हमने थोड़ा सा डिक्लाइन साइड में भी देख लिया। अब जो लोग कमोडिटीज में काम करते हैं या उसको मॉनिटर करते हैं, एज अ बेंचमार्क भी गेज करते हैं, कमोडिटीज कहाँ पे स्टैंड करती हैं और क्या पैसा इक्विटीज से निकल के, स्टॉक से निकल के कमोडिटीज में शिफ्ट हो रहा है? इज इट अ सिग्नल या ऐसा लगता है कि नहीं, वो जस्ट अ स्मॉल रैली एंड दैट्स अबाउट इट? देखें, इट इज अ जनरल प्रैक्टिस, हमेशा की तरह कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड को एक सेफ हेवन समझा जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। कभी भी कोई टेंशंस भी होंगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो इन्वेस्टर सबसे पहले अपना जो पैसा होता है वो गोल्ड के अंदर पार्क कर देते हैं। और सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और इवन जो बैंक्स भी होते हैं वो भी अपना जो, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, कुछ इस तरह हो, तो सबसे पहले जो गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक सेफ हेवन के तौर पे कंसिडर किया जाता है गोल्ड को। लेकिन अब जैसे चाइना हो गई और डिफरेंट इकोनॉमीज है मेजर, वो भी जो अपनी गोल्ड के रिजर्व्स हैं उसको बढ़ा रहे हैं ताकि जो यूएस डॉलर है वो भी थोड़ा सा वीकन हो सके। और इसीलिए हमने देखा कि गोल्ड की हमने हाइक भी देखी। और ऑल टुगेदर जब भी गोल्ड हो गया, कमोडिटी होगी कोई भी, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं होता। हालांकि अभी तो हमने देखा है गोल्ड को मार भी पड़ी है और ये थोड़ा सा नीचे भी आया है, लेकिन जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी या कुछ भी इस तरह का होगा तो आप पैसा जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे मैं आपकी तरफ आऊंगा शो क्लोज करने से पहले। हमें बताइएगा कि नेक्स्ट वीक किस तरह का रह सकता है, कौन कौन सी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऐसी हैं जिसमें हमें नजर रखनी चाहिए, कौन सी एक्सपेक्टेड अच्छी अर्निंग्स हो सकती हैं जिसमें हमें शेयर प्राइस में भी थोड़ा सा गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी आई थिंक आपने जो हमें लास्ट वीक बताई थी वही हमारी कैरी फॉरवर्ड होंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपको चीज इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो हमारे पास, वो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अभी तो इतनी खास बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस नहीं हुई है जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है। कोलगेट का आप एक देख सकते हैं, लेकिन कोई खास रिजल्ट्स अनाउंस नहीं है अगले हफ्ते के लिए, तो आपने वेट ही करना है जब तक कोई खास रिजल्ट अनाउंस नहीं होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अगले हफ्ते जो कमिंग वीक है उसके अंदर थोड़ी बेहतर रह सकती है, क्योंकि अब गोल्ड भी क्रैश कर गया। आप लोगों को पता है, जब एक चीज़ चलती है जिसके अंदर लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो लोग अपना पैसा शिफ्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने गोल्ड की तरफ शिफ्ट किया। इवन हमें भी मैसेज आ रहे थे कि आप कमोडिटी से काम करते हो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया क्योंकि वो फ्यूचर पे होता है और फ्यूचर हम करते नहीं है शरिया कंप्लायंट ब्रोकरेज की वजह से। तो इस वजह से लोगों ने बहुत सारा अपना फंड भी शिफ्ट किया। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि अब गोल्ड की रैली और सिल्वर की रैली थोड़ी खत्म हुई है या फिर बहुत थोड़ा ब्रेक लगा है, तो अब थोड़ा वहाँ का फंड भी स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकता है। और मुझे लगता है कि अगला वीक थोड़ा बेहतर रह सकता है। जिस तरह की आज की क्लोजिंग है उसको देख के लगता है कि आने वाले हफ्ते के अंदर कुछ पॉइंट्स गेन हो सकते हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस से एक चीज़ शेयर करता चलूँ एंड मैं चाहता हूँ तमाम लोग जो हमें फ़ॉलो करते हैं, हमारे शो को देखते हैं, उनसे एक चीज़ शेयर हो सके। स्टॉकिफ़ाई की जो सर्विस है जिसमें हमारे ग्रुप्स आते हैं, हमारे पास एलीट क्लब की मेंबरशिप है, तमाम ग्रुप्स हमारे मिल जाते हैं। हमारे पास डायमंड ग्रुप की सब्सक्रिप्शन है ईयरली, जिसमें आप स्टॉकिफ़ाई टीम के साथ कनेक्टेड रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट एज़ वेल। आपको कॉल्स भी मिलती हैं उस ग्रुप में। इसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारा पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग की सर्विस है, इस तरह की तमाम सर्विसेज़ पे हमारे पास 50% ऑफ लगा हुआ है। लगा हुआ से मुराद ये है कि आप 50% ऑफ पे हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर जो है वो वैलिड रहेगी 31st ऑफ जनवरी 2026 तक रात 12 बजे तक। तो आपने इस स्क्रीनशॉट को भी आप यूज कर सकते हैं, या आप 50% ऑफ लिख के हमारे शो का रेफरेंस देके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है 0336120544 पे, और आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। शो को क्लोज करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मुइज़ एंड साथ। कोशिश की समझने की कि जितनी डेवलपमेंट्स इस वीक में हुई हैं या अगले वीक में चल सकती हैं उसको कवर करें। लेकिन इंपॉर्टेंटली आज हमने एपिसोड इस तरह कवर किया कि मैंने कोशिश की कि आपके जितने सवाल पिछले एपिसोड पर आए थे उन तमाम सवालों को मैं ले सकूं, उस पर आपको एक एनालिसिस क्विकली हम ब्रीफ दे सकें कि उन कंपनीज जो आपने होल्ड की हुई है या उसके ऊपर फंडामेंटली क्या चेंज आ सकता है, या अभी तक शेयर प्राइस पे कोई गेन है या नहीं है, तो वो उन चीजों को कवर कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट शो में, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते की मार्केट भी बेहतर रहेगी एंड तमाम चीजें पॉजिटिव रहेंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।